वेलकम टू नीर एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का विद्रोह के पूरी डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1757 के बाद से ही अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपता रहा। इसकी परिणति लगभग 100 वर्षों के बाद 1857 के विद्रोह के रूप में हुई। अब 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण रहे हैं, क्योंकि बिना कारण के कोई भी विद्रोह नहीं होते हैं। चलिए जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण रहे। तत्कालीन उसके सैनिक कारण थे। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा था। उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित रखा जा रहा था। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा था। डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति कर दी गई थी आदि 1857 विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। ठीक है, चलिए विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या क्या रहे। सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण, व्यापक नीति की द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पना प्रमुख राजनीतिक कारण रहे। व्यापक नीति के तहत डलहौजी ने सातारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का अधिग्रहण किया था। इसी व्यवस्था के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था। ये सब राजनीतिक कारण थे। इसके विद्रोह के आर्थिक कारण क्या क्या रहे, चलिए जानते हैं। तीनों भू राजस्व नीतियाँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महालवारी बंदोबस्त, निर्यात कर में वृद्धि, आयात कर में कमी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, धन की निकासी आदि आर्थिक कारणों ने 1857 के विद्रोह की उत्पत्ति में भूमिका निभाई। विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण क्या हैं, ये भी जानते हैं। चलिए, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना 1857 के विद्रोह के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अब 1857 के विद्रोह के आरंभ और घटनाक्रम क्या क्या रहे हैं, चलिए आगे वो जानते हैं। ठीक है, चलिए। इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। उनकी योजना के अनुसार 31 मई 1857 का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था, पर उससे पहले ही क्या हुई। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने दो अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। ओके, चलिए। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया गया। इसी के साथ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया था। 1857 के विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और किस तरह हुआ, आगे जानते हैं। चलिए, 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर और जगदीशपुर में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर में भी इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, चलिए। इस प्रकार क्या हुआ, यह विद्रोह प्रसार लगभग पूरे भारत में हो चुका था, लेकिन पंजाब प्रांत तथा लगभग पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था।
इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी। ठीक है, बंगाल के जमींदारों ने। भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उन लोगों ने भी भागीदारी नहीं की, और जितने व्यापारी वर्ग थे उन लोगों ने भी भागीदारी नहीं की थी। ठीक है, और ये विद्रोह क्या हुआ, कुछ ही जगह में सीमित रह गया था, क्योंकि ये पंजाब प्रांत दक्षिण भारत में भी नहीं फैल पाया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि 1857 विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण रहे, क्योंकि ये विद्रोह उतना नहीं फैल पाया जितना होना चाहिए था। चलिए इसके कारण जानते हैं। इस विद्रोह की कोई एक सुनिश्चित योजना नहीं थी, अतः यह दिशाहीन हो गया। सुव्यवस्थित संगठन था पर पर्याप्त संसाधन नहीं थे। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हथियार थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही कुछ बेहतर नेता थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस, आउटम, हैवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैनिक नेतृत्व करने वाले मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय पक्ष की तरफ विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत में कुशल नेताओं को सूचना दे दी और अंग्रेजों को दे देते थे। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर सब कोई युद्ध कर रहे थे। देसी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को मदद कर रहे थे। ये भी असफलता के बहुत बड़े कारण बने, क्योंकि देसी शासक थे वो लोग मदद करते अंग्रेजों की। 1857 विद्रोह के परिणाम क्या क्या रहे हैं, चलिए आगे जानते हैं कि इसके क्या क्या परिणाम हुए हैं। इसके बाद भारत में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया था। इस विद्रोह के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था तथा इनके स्थान पर एक भारत सचिव तथा उनकी 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। यह भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का भारत संबंधी मामले देखने वाला एक मंत्री होता था। 1857 के विद्रोह के बाद एक भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। चूँकि इस अधिनियम के पारित किए जाने के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल थे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय बने थे। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया था तथा लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई थी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार पर भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात एक रॉयल आयोग का गठन भी किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सिफारिश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए और इसका अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह नीति अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना था तथा उन पर अपने शासन को निरंतर बनाए रखना था। ब्रिटिश सरकार की एक ऐसी ही नीतियों को फूट डालो और राज करो नीति कही गई। 1857 का विद्रोह का स्वरूप क्या क्या था, चलिए जानते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है। इस विद्रोह के स्वरूप को निर्धारित करने के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह घोषित करते हैं, कुछ इसे असैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। सर जॉन सीले ने कहा था कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन जॉन सीले के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम गहराई से परीक्षण करें तो देखेंगे कि इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों की ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि देश का मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जन सामान्य इत्यादि इस विद्रोह से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह करार देना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है।
कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह भी करार देते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस विद्रोह के सभी नेता बेशक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु उनमें एक राष्ट्रवादी दृष्टि का अभाव था। उनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि विद्रोह में सफलता के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार राजनीतिक स्थिति प्रदान की जाएगी। इस दृष्टि से इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना भी उचित नहीं लगता है। 1857 के इस विद्रोह में देश के विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। इसमें शामिल होने वाले लोगों में हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा इत्यादि वर्ग शामिल थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह विद्रोह समाज के विभिन्न स्वरूपों से युक्त था। चूंकि यह विद्रोह अंग्रेज की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध था, इसलिए इस विद्रोह के स्वरूप को साम्राज्यवाद विरोधी स्वरूप भी कहा जा सकता है। इसके नतीजे क्या रहे विद्रोह के? 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने प्रशासन की प्रणाली में ब्रिटिश सरकार की नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किए। ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने रानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत का संप्रभु घोषित किया और भारत के लिए एक सचिव की नियुक्ति प्रदान की। 1 नवंबर 1858 को जारी इलाहाबाद क्वीन की उद्घोषणा में इलाहाबाद में एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के प्रभु सत्ता द्वारा भारत सरकार की धारणा की घोषणा की गई थी। ठीक है, यह है गवर्नमेंट एक्ट 1858। ठीक है, विद्रोह का दमन किस तरह हुआ चलिए जानते हैं। विद्रोह को आखिरकार दबा दिया गया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मुगलों का महान सदन आखिरकार और पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैम्पबेल ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यह है सर कॉलिन कैम्पबेल। आगे अप्रैल 1859 में सोते समय तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। झांसी की रानी की मृत्यु जून 1858 में युद्ध के मैदान में हो गई थी। झांसी में सर ह्यूरोज ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं विद्रोह के स्थान। वहाँ से भारतीय नेता जो नेतृत्व कर रहे थे और उनके विरोध में ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया, उनके नाम जानते हैं। दिल्ली से भारतीय नेता बहादुर शाह द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे और उनके विरोध में ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन निकोलसन। लखनऊ से बेगम हसरत महल नेतृत्व कर रही थी, उनके विरोध में ब्रिटिश अधिकारी थे हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहेब जी नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहेब, और उनके विरोध में ब्रिटिश अधिकारी थे सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, चलिए झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे, उनके विरोध में थे जनरल ह्यूरोज। बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे और उनके विरोध में ब्रिटिश अधिकारी थे सर कॉलिन कैम्पबेल। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और उनके विरोध में थे ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ऑन सेल। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और उनके विरोध में थे विलियम टेलर। ठीक है, ये सभी जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नेता जो नेतृत्व कर रहे थे और उनके विरोध में जो ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विरोध को दबा दिया। ठीक है, ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सही से देख लें। चलिए जानते हैं 1857 का विद्रोह का निष्कर्ष क्या रहा। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आज ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं। यह 1857 के विद्रोह का पूरा डिटेल में जानकारी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अभी तक जितने भी वीडियो और क्यूज हुए उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।